साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। सर अब गुफ्तगू का आगाज यहाँ से कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पे सर आजकल बड़ा गंद मचा हुआ है और बाकायदा वो हिट करते हैं आर्म्ड पर्सन्स को, उनकी फैमिलीज को। सर आपको बताते खुद एक जाहिर बात है, आपने आर्मी में सर्व किया, इस वतन के लिए अपना वक्त लगाया है, अपना टाइम दिया है और आप जैसे बहुत से लोगों ने ये सब कुछ किया। एक तो मुझे बताइएगा, जब एक बतौर पाकिस्तानी, बतौर रिटायर्ड जर्नल, जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आपके ऊपर क्या गुजरती है? और दूसरी बात ये कि क्या हमारे पास, हुकूमत के पास कुछ इस किस्म का मैकेनिज्म नहीं है कि जिस तरीके से चाइना ने अपना एक अलग से सब कुछ सेटअप किया हुआ है, हम क्यों नहीं कर पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेहतरीन सूरत तो वही होगी कि आपका अपना सिस्टम हो, निज़ाम हो, जिसमें कि अपना चेक सिस्टम भी मौजूद हो और आप जिस चीज़ को ब्लॉक करना चाहें ब्लॉक कर लें, जिसको आप चेक करना चाहें चेक कर लें। लेकिन गालिबन हमारे सिस्टम्स अभी इतने एडवांस नहीं हुए और हमें वेस्टर्न सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है और बाज़ जगहों पे अभी शुरू हुआ और मेरा ख्याल आगे बढ़ेगा। चाइनीज सिस्टम जो है वो हम लेके आगे चलेंगे, उसमें सिक्योरिटी निस्बतन बेहतर हो। अब चीज ये है कि यहाँ पे हमें जो ज़हन में रखना है कि मैं भी देखता हूँ बाद बड़े गलत किस्म के यूजुअली करप्शन वगैरह के इल्जाम जो कि बिल्कुल लफ और झूठ होते हैं, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर्स पे लगा के तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है। तो मैं जब वो देखता हूँ मुझे भी दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप जाती तौर पे जानते हैं, उनके केसेस का पता होता है। और उसके साथ साथ ये भी एक चीज हमें पता है, मैं आफ्टर ऑल 38 साल रहा हूँ आर्मी में, तो एक से और खुद मैं चूंकि आर्मी के डिसिप्लिन का भी इंचार्ज रहा हूँ एज लेफ्टिनेंट जनरल, तो मुझे पता है कि आर्मी में एहतसाब का सिस्टम बड़ा मजबूत है। ये अदारा चल नहीं सकता अगर आप देखें ना लोगों को, अगर उनको मालो जर की हवस पड़ जाए, लालच हो जाए अच्छी या जिंदगी की, तो वो फिर आपके जाके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो नहीं लड़ेंगे, ना बॉर्डर पे जाके जान देंगे, क्योंकि ये तो एक कुदरत का असूल है कि जो ऐशो इशरत की जिंदगी है वो इंसान को खींचती है। तो यहाँ पे ये है कि ये ऐसा होता नहीं है। और अगर हम कहीं देखें आर्मी में कि किसी के पास कोई ऐसी दौलत या ऐसा उसके एसेट बढ़ रहे हैं जिसका जवाब नहीं, तो आर्मी फॉरेन इंटेलिजेंस के जरिए इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करती है, तो उस आदमी को बुला के कहा जाता है कि एक्सप्लेन करो, और अगर हम सेटिस्फाइड ना हो तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो आर्मी में हर साल आपको अपनी रिटर्न आर्मी के लिए जमा करानी पड़ती है एसेट्स, जिसमें आपने दिया होता है कि एसेट मेरे, और जब आपके पिछले साल के एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं तो उससे कंपेयर हो जाता है कि इसके साल में एसेट क्या बढ़े हैं और क्या बढ़ सकते थे इतने या नहीं। तो ये वो सिस्टम है जो कि सिविल से बड़ा मुख्तलिफ लेकिन बड़ा इफेक्टिव है। अब चीज ये आ जाती है कि ये होता क्यों है कि लोग इस तरह के मैसेजेस, बात यह है कि बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं या आप कह लीजिए कि आपका दुश्मन है, वो आपको चाहता है कि ये आर्मी और अवाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाएं, क्योंकि आर्मी स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है अवाम से। तो वहां पे इनके कानपुर में जहां ये सिलिकॉन वैली कहलाता है और ये वहां पे बेंगलुरु में, यहाँ इन्होंने बनाए हुए हैं वो ऐसे सेल जो कि ये सोशल मीडिया में फैब्रिकेटेड कहानियां चलाते हैं। उसमें बादुकात बाद पाकिस्तानी भी आलाकार हो जाते हैं, क्योंकि बाद पाकिस्तानियों के भी जहन प्रागंदा होते हैं प्रोपेगेंडा की वजह से या कुछ, लेकिन कुछ उनके पेड एजेंट भी आपके मुल्क में मौजूद होते हैं जो प्रमोट करते हैं उनके इस तरह के नैरेटिव। लिहाजा आम आदमी जिसके पास बहुत जरिया नहीं है कि वो सच्चाई को ढूंढ सके, वो बेचारा इस पे बहुत सारी चीजों पे यकीन करता है और इससे फिर आपके यहाँ माहौल खराब होता है, जिससे कि अवाम और अफवाज के दरमियान गलतफहमियां पैदा होती हैं। अब इसमें सूरत हाल ये है कि ये साइबर क्राइम भी है, आपके मुल्क में कवानीन बन चुके हैं। लिहाजा बास केसेस में तो जब समझा जाता है कि ये वाकई एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, तो उसको फौरन ट्रेस आउट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अक्सर औकात उसको जब ट्रेस बैक करते हैं तो उसका सोर्स जो है वो जाके भारत में मिलता है आपको। लिहाजा ओरिजिनेटर जो वहां पे है वो वहां पे महफूज है, पकड़ा हुआ या बैठा है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये अपने तौर पे एक गेम चलती रहती है। लेकिन पाकिस्तान में हम बाद औकात जो है वो इन लोगों को कोई यहाँ पे होता है तो पकड़ भी लेते हैं। अब बड़े पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने एक
अपनी तरफ से आप कह लीजिए कि एक कफायतशारी की मुहिम चलाई, जिसमें कहा जाने लगा जी भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, ये कर दी। वो गाड़ियां बेच रहे थे और एक लेटर GHQ का चला जिस पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये 2500 गाड़ियां खरीद रही है। अच्छा, अब लाजमन जब पाकिस्तान की आवाम ने देखा तो कोहराम मचा कि भाई ये 2500 गाड़ियां, एक तरफ तो हुकूमत गाड़ियां बेच के 4 पैसे औने पौने पे बेच के पैसे ले रही है, दूसरी तरफ ये फौज है कि इसको मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, 2500 गाड़ियां ले रहे हैं, गाड़ियां क्या करनी है इन्होंने। तो लेटर जो है GHQ की तरफ से इतना जबरदस्त बना हुआ था कि कोई शक कर ही नहीं सकता था उस पर। लिहाजा मैंने फौरन, जैसे मेरी नजर पड़ी, मैंने वो फौरन उसको ट्रेस पर बैक करना और मैंने मुतल्लका जो हुकाम है, अथॉरिटीज, उनको दिया कि जी ये इस तरह ये चीज चल रही है। उन्होंने देखते ही कहा कि ये बकवास है, झूठ है, हमें तो कोई गाड़ी चाहिए ही नहीं, हम तो एक भी गाड़ी नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीक, और 24 घंटे के बाद मुझे उन्होंने नाम बताया जिस शख्स का, वो पाकिस्तानी लेकिन सेटल्ड अमेरिका में, अमेरिका से उसने चलाया और ये लेटर फैब्रिकेटेड बनाया। GHQ का कोई लेटर पुराना चढ़ा हुआ था इंटरनेट पे, उसको पकड़ा, उसमें से उन्होंने एडिट करके तो वो उसको नए डॉक्यूमेंट के तौर पे बना के चला दिया। वो उसने भेजा हुसैन नवाज को लंदन में, और हुसैन नवाज साहब ने जो यहाँ पे उनके टाउट हैं 3-4 जो जर्नलिस्ट वगैरह, उनको भेजा और उन्होंने फिर खूब फैलाया और मुझे सबके नाम भेजे गए कि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जनाब अमेरिका से फलां ने बनाया, उसने हुसैन नवाज को भेजा, उसने आगे फलां जर्नलिस्ट को भेजा, उनके नाम मेरे पास हैं, और फिर आगे उन्होंने जिस चीज को आगे फैलाया वो सारा। तो उनमें से एक साहब मेरे पास, जब मैंने ये इंटरनेट पे लिखा कि ये लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, तो एक साहब अपनी पोजीशन वादे करने मेरे घर पे भी आए कि जनाब मेरे से गलती हुई, मैंने तो ये गलत जान के, मुझे तो यकीन आ गया कि वाकई ये ओरिजिनल लगता है, तो मैंने ये कह दिया, वरना मेरी नीयत नहीं थी। तो ये वो ड्रामा है, ये वो शाखाना है जो कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आजकल चूंकि सोशल मीडिया बड़ा इफेक्टिव है, इसलिए इसको बाकायदा तौर पे दुश्मन अफवाज ने इसको 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बना लिया। तो 5th जनरेशन वॉर की बुनियाद तकरीबन इस प्रोपेगेंडा पे है, जहां आप एक मुल्क को अंदरूनी तौर पे तबाह करते हैं, जब उसकी अफवाज आप कमजोर करते हैं, उसकी इकोनॉमी कमजोर करते हैं अपने प्रोपेगेंडा से, तो ये वो दोनों चीजें हैं जो दिफा के लिए लाज़िम मलज़ूम है, वो आपका दिफा बस हो जाता है। तो ये वो खेल है जो हमारे अवाम को समझना चाहिए। अब मैं एक मिसाल और देता हूँ, ये कोई 2 दिन पहले से फिर शुरू हुआ और ये वक्तन फक्तन निकलता है। वो क्या निकलती है कि एक चीज, जब वो बिल्कुल आपने प्रोपेगेंडा चलाया, मिसाल के तौर पे एक हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान, आजकल नफ्स में वो डायरेक्टर हैं, उनका कभी कभार इसी तरह निकाल देते हैं कि जनाब उन्होंने इतने अरब रुपए की करप्शन। अब 2 दिन से ये निकलना शुरू हुआ कि उन्होंने नैब के साथ प्री बार्गेन कर ली है और उन्होंने 8 अरब रुपया वापस कर दिया। तो आप सोचें अगर 8 अरब दे दिया है तो फिर बाकी कितना कमाया होगा और खाया। अब चीज ये है कि ना कोई प्ली बार्गेन का किस्सा हुआ, ना उनका कोई नैब में मुकदमा है, ना कभी नैब ने उनको बुलाया, ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी। GHQ ने आज से 3 साल पहले 2 दफा मुख्तलिफ अखबारात में इस चीज की तरदीद भी छापी ISPR ने कि कोई उनके किरदार के ऊपर हर्फ नहीं, लेकिन कोई दुश्मन, कोई ऐसा शख्स जो कि उनको बदनाम करना चाहता है, वो इस तरह की हरकतें की और ये सोशल मीडिया पे आ जाता है, फिर लोग चलाना शुरू कर देते हैं। अब लोगों को भी चाहिए कि जो चीज वेरीफाइड नहीं है उसमें किसी शरीफ आदमी की इज्जत को उठा, अदारे को बदनाम करने के लिए। अब तंग आके तो उस बेचारे ने एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी वजाहत पेश की और उन्होंने कहा कि जी बहुत हो गया, ये इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर झूठा लगता रहता है, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप किसी शरीफ आदमी की जिंदगी में बिला वजह जहर घोलते हैं। कोई इस तरह की चीज, ना कभी मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है, ना मेरे ऊपर कभी कोई इल्जाम आया है, ना कभी मेरा कोई केस नैब में गया है, और ना ही कोई प्ली बार्गेन का किस्सा हुआ है। और ये 2015-16 में ISPR ने इन चीजों की निगेशन की थी, लेकिन जब अवाम भूल जाते हैं तो साल बाद फिर दोबारा कोई ये चीज चला देता है। फिर जब वो देखते हैं कि ये फेड आउट हो गई चीज, तो साल बाद फिर उठा के कोई लग जाता है। तो दुश्मन मौजूद है आपकी सतह,
इनका सर कुचलने के लिए अवाम को इत्तेहाद करना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए। एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा यकीन रखने की जरूरत है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान में बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है करप्शन को चेक करने का या अकाउंटेबिलिटी, बहुत इफेक्टिव है। और मैंने बड़ी दफा कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो उसको मुतालबा करना चाहिए कि अगर ये शक है कि भी पाकिस्तान आर्मी में कोई एहतसाब नहीं है या कुछ ऐसी चीज है, तो ये सिस्टम जो है उसको सिविल में पूरे मुल्क में लाइज कर दें, ताकि सबको तसल्ली हो जाए, सब खुश हो जाए कि उनको एक ही सिस्टम के तहत देखा जा रहा है। तो मैं देखता हूँ कैसे करप्शन खत्म नहीं होती मुल्क में। ये वो चीज है। अब मैं ये कहता हूँ, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में यही बात की कि एक खातून मेरे साथ प्रोग्राम में थी, उन्होंने बड़ा चिल्लाना शुरू किया कि जी फौज हमें कह देती है कि हमारा अपना एहतसाब का सिस्टम है, लिहाजा हमें क्या पता ये वो। तो मैंने कहा जनाब आप ऐसा करें, हम सब पे, आप सब पे हम फौज का सिस्टम लागू कर देते, उस पे वो सीख पाते हैं, हमें क्यों मैंने कहा भी अगर ये इतना बुरा है, इतना तकलीफ है, तो फिर आप हमारे लिए क्यों उसको तजवीज कर दी, हमारे लिए कहते हैं वहां कुछ नहीं है, आपके ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं तो आपको रोना आ जाता है। तो बात यह है कि अगर किसी को तकलीफ हो, उसको चाहिए मुल्क से डिमांड करे कि जी सारे मुल्क को खुली छुट्टी होनी चाहिए फौज की तरह, वही सिस्टम सब पे लगा दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि करप्शन मुल्क में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान में राफेल तैयारों के हवाले से बड़ी गूंज है और सोशल मीडिया में भी बड़ी गूंज है। वो बिग बर्ड्स और ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं जबरदस्त, और हिंदुस्तानी मीडिया भी बड़े अपने जश्न मना रहा है। सर ये क्या मतलब राफेल तैयारे आने के बाद ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया, जबकि JF-17 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बनाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में वाहिद एयरफोर्स है जो अपना तैयारा खुद तैयार करती है माशाल्लाह से। 36 राफेल में से अभी उन्हें 5 राफेल मिले हैं और वो समझ रहे हैं उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया है, जबकि तैयारे को चलाने के लिए भी एक बड़ा बेहतरीन जवान चाहिए होता है। तो इनके पास तो अभिनंदन मौजूद है और जो कि 27 फरवरी का सूरत हाल देख चुके हैं। तो सर राफेल आना हिंदुस्तान की जीत है? जी मुझे, कौन मुझे सुन रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये राफेल जहाजों की, ये असल में भारतीय हुकूमत ने अपने अवाम को बेवकूफ, जो वो अक्सर बनाते रहते हैं अपने अवाम को बेवकूफ, बहुत सारा झूठ बोलते हैं लीडर्स उनके। जैसे मोदी साहब ने भी पिछले दिनों बहुत बड़ा एक झूठ बोला जिसमें उन्होंने कहा कि ना हमारी कोई किसी ने जमीन कब्जा किया है, ना ही हमारी कोई चेक पोस्ट किसी ने पकड़ी है। तो चाइना आके 60 किलोमीटर की एक जगह जमीन ले गया और भी कई जगहों पे, और वो मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं अपनी सियासत बचाने के लिए। इसी तरह इन्होंने राफेल का जो एक्चुअली किस्सा है वो ये है कि इन्होंने बहुत बड़ा एक महंगा डील किया, कई ये को $9 बिलियन का डील है, 9 समथिंग। इसमें करप्शन बड़ी हुई है, पैसा बड़ा खाया गया है, अंबानी ने खाया है। जो जो मतलब मोदी साहब के करीब लोग थे उनके साथ बिला वजह वो कि जनाब ये मेड इन इंडिया बाद में होगा, यहाँ इसके पुर्जे बनेंगे, ये होगा वो होगा, चुनाचे उस आड़ में डील काफी बड़ा हो गया और खाया पैसा काफी। लिहाजा जब पाकिस्तान ने पिछले साल इनके जहाज गिराए तो उसके बाद से इन्होंने कहना शुरू किया कि जी वो बड़ा मसला हो गया, अगर राफेल होते तो फिर ये कुछ नहीं होना। चुनाचे ये राफेल का किस्सा जो है, इन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि वो डील के बारे में जिसके कागजात ही गुम हो गए थे मिनिस्ट्री से, क्योंकि वो कागजात मिल जाते तो कुछ शायद करप्शन पता लग जाती, तो इन्होंने उसका ढोल पड़ा। अब चीज ये है कि राफेल जो फ्रांस है वो दुनिया में बेचते फिर रहे हैं, कोई भारत अकेला लेने वाला नहीं, कतर ने खरीदे हैं, कतर के पास आज भी ऑपरेट। फिर ये है कि वो मार्केटिंग करते हैं फ्रांस वाले दुनिया में बेचने के लिए, तो वो हर किसी को जाके बताते हैं कि जनाब ये जो राफेल हम बना रहे हैं, ये जो ब्लॉक है इसकी ये खूबियां हैं और ये इंटरनेट पे मौजूद, ये जहाज ये कर सकता है, इसके साथ ये वेपन सिस्टम इस्तेमाल हो सकते हैं, ये मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये कैपेबिलिटीज जो है ये लोगों को पता है, पाकिस्तान को भी पता है। और जब आप एक वेपन सिस्टम लेते हैं तो आज वो सबसे बेहतर वेपन सिस्टम है, लेकिन चंद दिन बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद उसमें नई चीजें आती हैं, जिद्दत आती है, और तभी आप देखते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चलता जा रहा है। कुछ अरसे में वही सिस्टम जो है वो पुराने लगने शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान
इन चीजों पे सोया नहीं रहता। हमें ये पिछले कई सालों से पता था कि ये राफेल ले रहे हैं। हम कई साल से राफेल को स्टडी कर रहे थे, जानते थे, हमें पता है कि राफेल जो है वो क्या बना है, इसमें क्या चीज है, क्या वेपन सिस्टम्स हैं, क्या एवियोनिक्स हैं इसकी, और इसकी कैपेबिलिटीज हैं क्या। लिहाजा उसको अगर काउंटर करना है तो आपको क्या चाहिए। अभी आपने जेएफ थंडर जो है उसके ब्लॉक 3 यानी तीसरी आप इसकी इंप्रूवमेंट वाली ग्रुप इसका लेके आ रहे हैं, तो इसमें मजीद ब्लॉक 4 भी आएगा। तो ये सारी चीजें आपने काउंटर करनी है। आप इस सिचुएशन को जानते हैं, लिहाजा कोई ऐसा तूफान नहीं आने वाला जो राफेल अगर भारत में आ गए तो दूसरी दुनिया जो वो सारी डूब जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और चाइना ने नहीं की, वो टेक्नोलॉजी में पहले ही आ गई। ये जो चीजें हैं जिसमें कि बीवीआर जैसे हम कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर करने की, और जिसका अभी राफेल में काफी चर्चा है, चाइना के पास इससे बहुत लंबे रेंज, वो 200 किलोमीटर दूर बैठ के तो अपना जहाज 200 किलोमीटर दूर होगा, आपके रेंज से बाहर होगा, वो आपकी कई चीजें तबाह कर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और इन चीजों में। लिहाजा ये वो इतने महंगे डील के ऊपर अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए तो ये कह सकते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे खौफनाक चीज आ गई। 5 जहाज अभी आए हैं, लेकिन जो 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 कुरान मचा वहां पे 5 जहाजों पे, जो उसकी रिसेप्शन हुई है, जो राजनाथ साहब ने वहां पे जाके तकरीर झाड़ी है, ये वो सारी चीजें हैं जो टोटली अपने अवाम को उल्लू बनाने के लिए ये की जाती है, और वो उल्लू बनते हैं। उनका मसला ये है कि ये हर वक्त वो तैयार बैठे होते हैं उल्लू बनाने के लिए, बनने के लिए, और जब उनको कोई असल चीज दिखाता है, जैसे वहां पे 2-3 उनके लिखने वाले हैं जो हकायक की तरफ तवज्जो बता दिलाते हैं, तो वो उस खुशफहमी से ये लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, उनके खिलाफ हो जाते हैं कि जी आप क्या भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो भारत नहीं, वो आपको हकायक दिखा रहे हो। तो आज हकीकत ये है कि राफेल छोड़ के जो मर्जी ले आए, चाइना डेफिनेटली इनसे निपटने के लिए बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली बेहतर हालत में है, और मगरबी दुनिया का वो मुकाबला कर रहा है चाइना इसी वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। वरना तो वो अब 5G देखिए, दुनिया में सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस करा, और ये अभी पाकिस्तान और चाइना का तावन मौजूद है। अगर टेक्नोलॉजी उधर होगी इधर भी आ जाती है, लेकिन कता नजर उसके पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कभी भी काफिल नहीं। लिहाजा हमें काफी अरसे से, हमें 2 साल से पता था कि राफेल आ रहे हैं, हम 2 साल से उसके लिए कैपेबिलिटीज जानते थे, 2 साल से उसका इंतजाम कर रहे थे। लेकिन चूंकि जो जहाज हम बनाते हैं, हमारा बेसिक जहाज वही होगा, उसी में इंप्रूवमेंट होगी, उसी का नया ब्लॉक आएगा, और वो सारी कैपेबिलिटीज जो है जो राफेल को काउंटर करने के लिए चाहिए वो मौजूद होंगी। और इंशाल्लाह ये वहां के आवाम को इस फहमी में अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। हमें हकायक का पता है और हम इंशाल्लाह निपटा देंगे। बिल्कुल। 5 अगस्त सर करीब आ रही है, और 5 अगस्त को हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब राम मंदिर का इफ्तिताह करने वाले हैं, और उससे पहले गुज़िश्ता 5 अगस्त के हवाले से आपने देखा कि 5 अगस्त को ही कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म किया। आज उस 5 अगस्त को की सेलिब्रेशन शायद इस सूरत में हो रही है कि राम मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है, जबकि भारत अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहता है, और ये भी दावा करता है कि उसके पास मुस्लिम अक्सरियत दर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। एक वजीर आजम जो होता है वो कौम का सरपरस्त होता है। क्या सरपरस्त के लिए पे ये सूट करता है कि वो एक यकतरफा कौम को का फैसला करते हुए मुतनाज़ा शहरी बिल भी लेके आ जाए, और उसके बाद राम मंदिर का भी इफ्तिताह करना चाहे जो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके किया था। ये भारत किस किस्म की जमहूरियत है? ये मोदी सरकार किस किस्म की जमहूरियत का पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? नहीं, ये तो फ्रॉड है, झूठ है। 2 चीजें जो इनके आइन में शायद मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली फ्रॉड है। एक तो जो ये कहते हैं कि हम सेकुलर मुल्क हैं, सेकुलर नहीं है। ये एक हिंदू इंतहा पसंद, एक रिलीजियस जो आप कह लीजिए कि एक्सट्रीमिज्म है, इनके एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वो रूलर है, और एक्सट्रीमिज्म आज इनके मजहब का हिस्सा है। सो सेकुलरिज्म नहीं। दूसरी बात आ जाती है डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये इससे बड़ा झूठ है ही कोई। डेमोक्रेसी इनकी सिलेक्टिव है। कोई भी डेमोक्रेसी जो मजहब की बुनियाद पे चलती है,
इसका मतलब यह है कि वहां पे सबको बराबर के हकूक नहीं। इनका जो मैनिफेस्टो है वो बताता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी किस किस्म की है। उसमें दो चीजें थी, एक हिंदुत्व सबसे पहला, और दूसरा जो था वो आप कह लीजिए कि एंटी पाकिस्तान सारा स्लोग। एंटी पाकिस्तान दर हकीकत एंटी मुसलमान है, जो वहां पे मुसलमान है उनके खिलाफ। फिर इसी तरह आप देखिए कि कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद था, जहां आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाई, आपने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370, जिसके बारे में था कि वो सिर्फ कश्मीर की अपनी ही जो असेंबली होगी वो कर सकती है। आपने उन लोगों को जो 80 लाख वहां पे 99 मिलियन लोग हैं मुसलमान, उनको उनकी राय लेनी थी, उसकी राय की बजाय आपने अपनी राय उन पे मुसल्लत की, और नतीजा ये कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सारे वायलेट कर दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस तक आप लेके आ रहे हैं अपने अपनी मर्जी की, जिसमें कि डेमोक्रेसी जो है वो आपने पसे पुश रखी। फिर वहां का अदालती निज़ाम, और अदालती निज़ाम ने जो वो अफजल गुरु के बारे में फैसला किया वो मजहब की बुनियाद पे था कि एक मुसलमान को फांसी दी। जो उन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला किया मजहब की बुनियाद पे किया, उसमें उन्होंने माना कि तारीखी हकायक वो नहीं है जो हिंदू क्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक परसेप्शन। मुसलमानों के जो खानदानी कवानीन, यानी कोई चीज आप देख लें, अगर वहां पे गौ रक्षा के नाम पे एक मुसलमान कत्ल होता है तो उसको जो सड़क पर लिंच करते हैं उन लोगों को कभी सजा नहीं। समझौता एक्सप्रेस में लोग मारे गए, हिंदू मुजरिम थे पकड़े, एक भी शख्स को सजा नहीं। 2000 लोग कत्ल किए गए गुजरात में, हिंदुओं ने कत्ल किए, पकड़े गए, 8 साल 9 साल चलता रहा केस, उसके बाद सब बरी हो। इसी तरह ये लिंचिंग जो करते रहे, इसके 50 के करीब लोगों पे इल्जाम थे, 50 कत्ल तकरीबन। दिल्ली में भी फसादात हुए, उसमें सब FIR तक दर्ज नहीं होती किसी मुसलमान की तरफ से। और नतीजा ये कि अदालतें सिर्फ हिंदू के हक में फैसला करती हैं। जहां अदालती निज़ाम मजहब की बुनियाद पे चलता हो, वहां क्या डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं कि है वहां पे डेमोक्रेसी? तो ये बहुत बड़ा झूठ है, डेमोक्रेसी तो वहां पे है कोई। तो सारा निज़ाम जो है वो हिंदुत्व और RSS की सोच के मुताबिक चल रहा है, जहां हिंदू सुप्रीमेसी और मेजोरिटेरियनिज्म कि मेजोरिटी जो है वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार। लिहाजा अब इसमें है क्या, सूरत के आगे हल क्या है? हल ये है कि आज वहां के सिख बेजार हैं, क्योंकि उनके उनके मजहबी मकामात ताख्तो ताराज किए गए, उनके हजारों लोग मार दिए गए, एक भी किसी हिंदू को सजा नहीं दी उस पर। जो मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों के भी कातिलों को कभी नहीं हुई सजा। तो जब ये सिखों ने देखा कि उनके लिए इंसाफ नहीं है, उनकी मजहब की वो आज़ादी नहीं है, तो आज वो आज़ादी मांग रहे हैं। वो अपना एक अलहदा खित्ता जिसे खालिस्तान कहते हैं वो बनाना चाहते हैं, और उसके ऊपर वो प्लान कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर एक रेफरेंडम कराएंगे और अवाम से राय जी लेंगे। और लगता यही है कि अवाम खालिस्तान के हक में राय देगी, क्योंकि जहां वो अपनी आज़ादी से अपने मजहब की प्रैक्टिस कर सकें, अपने शायर को जो उनके शायर हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें, और फिर ये कि उनको इंसाफ मिल सके, तो वो तो वही होगा जब खालिस्तान बनेगा। यही चीज है जिससे मुसलमान ने सबक सीखा। सिख तो सारे 3-4 करोड़ है। अगर 4 करोड़ लोग इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो अपने लिए अलहदा वतन मांगते हैं। 21 करोड़ बेवकूफ है, उनको नहीं चाहिए अलहदा वतन। 21 करोड़ मुसलमान, उनको बैठ के ये सोचना है कि क्या आइंदा उनकी जो नस्लें हैं वो इसी तरह हिंदुत्व का जुल्म सहती रहेंगी, गाय के गोश्त का नाम लेके इसी तरह सड़कों पे मारे जाते रहेंगे, करना है या नीयत कबूल आप? अगर नहीं तो आइंदा नस्लों को महफूज रखने के लिए आज जद्दोजहद करनी है इस नस्ल ने, जिसकी जिम्मेदारी है जो इस जुल्म को होता हुआ देख रहे हैं। जी 21 करोड़ मुसलमान, अगर 4 करोड़ सिख अपने लिए मांग सकते हैं अलहदा वतन, तो 21 करोड़ को तो 21 करोड़ मुसलमानों के लिए हल वही है जो 1947 में हमने किया था अपने लिए। आज अल्लाह का फजल है, उसकी दुश्मनी,
साजिशों के बावजूद पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है और हम सब अल्लाह की रहमत से यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों का भी हक है, उनको चाहिए कि लीडरशिप को चाहिए कि आज वो इसके लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें और अपनी आइंदा नस्ल का मुस्तकबिल महफूज करें, अपने लिए एक अलहदा खित्ता लें, जिस तरह के सिख मुतालबा कर रहे हैं, इनको भी करना चाहिए। ठीक है। खालिस्तान का सर आपने जिक्र किया, हिंदुस्तान ये पहले से दावे करता रहा है कि हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है कि जी हम तो पाकिस्तान को भी देख लेंगे और हम तो चाइना को भी देख लेंगे। आज चीन उनके अंदर बैठा हुआ है। आज अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके अल खालिद टैंकों के हवाले से कुछ बात होती है या सरजू में कोई भी हमारी एक्टिविटी होती है तो उनका मीडिया एकदम चीखों पुकार मचाने लगता है, जबकि वो तो दावे कर चुके हैं कि वो तो हमें भी पछाड़ देंगे और चीन को भी पछाड़ देंगे। और अब ये भी जैसे कि आपने कहा कि अब ये 2020 में वो रेफरेंडम करवाने लगे हैं, आइन भी वो अपना बना चुके हैं। तो सर ये तमाम तर सूरत हाल भारत का इसका मुस्तकबिल क्या होगा, जबकि 6 रियासतें के हवाले से चीन कल ये कहा जाता है कि 6 रियासतों को अलग हो जाएंगी, 6 या 7 रियासतें। उधर खालिस्तान भी उधर सिख भी अपना हक मांगने के लिए तैयार है। तो सर क्या लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुस्तकबिल? बात यह है कि भारत बुनियादी तौर पे एक गैर मंतकी, आप कह लीजिए कि एक कुदरत के असूलों के खिलाफ बना हुआ एक इत्तेहाद है मुख्तलिफ रियासतों का, और वो किसी न किसी वक्त आके ये चीजें अलहदा होती हैं। जिस तरह आपने देखा कि सोवियत यूनियन था, मुख्तलिफ रिपब्लिक्स लेकिन एक इत्तेहाद बनाया हुआ था जो कि गैर मंतकी था, जो कुदरती इत्तेहाद नहीं था, कोई चीज मुश्तरक नहीं थी, मजहब मुश्तरक नहीं था। तो ये हुआ कि बिलाखिर सोवियत यूनियन बिखर गया, वो रियासतें आज आजाद रियासतें। तो भारत में भी बुनियादी तौर पे ये जो समझने की बात है वो ये है कि भारत हिंदू का मुल्क, वो मेजॉरिटी में है वहां पे, और नेचुरली जब आप डेमोक्रेसी की किसी भी शक्ल को अगर आप उठा के देख लें तो उसमें अगर मजहब की बुनियाद पे डेमोक्रेसी चले तो जो मजहब एक मजहब के लोग हैं वो हावी हो जाएंगे। अब अगर वहां पे हिंदुत्व आपने फैला दी तो इसका मतलब है कि सारी जिंदगी हिंदू की हुकूमत रहेगी, बाकी लोग महकूम रहेंगे। तो इस नुक्ते को ज़हन में अगर रखें तो बाकी कौमियतें क्या हिंदू की गुलामी करने के लिए इनके साथ मिली? वो तो नहीं ऐसे। और फिर खाली हिंदू नहीं, मजहब भी अगर एक हो तो आप कम्युनिटी की बुनियाद पे अगर किसी का इस्तेसाल करें तो वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैसे नेपाल है, नेपाल में हिंदू रहते हैं, हिंदू हुकूमत है, लेकिन जब आप नेपाली का इस्तेसाल करते हो तो आज नेपाल इनके सामने खड़ा है। तो पहली बात तो ये कि जो फ्यूचर है इनका यही है कि अगर मेजॉरिटेरियनिज्म रहेगा यहाँ पे तो बाकी सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता इनसे अलहदा होना शुरू करेंगे। ये वक्त की बात है। आज आपको हो सकता है कि ये चीज मुश्किल नजर आती हो, दूर दराज नजर आती हो, लेकिन जब जद्दोजहद चलती रहती है तो अल्लाह की तरफ से कोई भी चीज ऐसी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जद्दोजहद अगर हक की बुनियाद पे हो, एक मकसद के लिए हो, आपके पास एक कॉज हो जो जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वो कामयाब होती है। मुझे पूरी यकीन है कि कश्मीर की जद्दोजहद बिल्कुल कामयाब होगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसको किसी न किसी तरह दबा लें। ये कुदरत अपना एक रास्ता निकालेगी और इंशाअल्लाह ये कश्मीर आज़ाद होगा। इसी तरह खालिस्तान भी बनेगा क्योंकि वो भी उठ खड़े होंगे। और अगर कल मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो वो भी अलग बनेगा। असल चीज ये है कि कब कोई कौम अपने मकासद के लिए जागती। अभी तक मुसलमान वहां पे जागा नहीं, कश्मीरी जागा हुआ है, जद्दोजहद कर रहा है, वो बिल्कुल आज़ादी पाएगा। सिख जागा हुआ है, वो बिल्कुल आज़ादी पाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये इनका फ्यूचर ये है। और कौमों के फ्यूचर में 10 साल 20 साल या 50 साल भी मानी नहीं रखते। ये कौमें जो हैं वो इसी तरह बनती बिगड़ती रहती हैं, उजड़ती रहती हैं और बनती रहती हैं। अगर उनके अमाल गलत हों तो वक्त कोई मानी नहीं रखता, वो किसी न किसी वक्त पे उन गलत अमाल का या बुरे अमाल का नतीजा बुरा सामने आ जाता है। दूसरी बात जो आपने की कि एक रवैया, क्या चाइना ने उनको गिरफ्त किया हुआ है? चाइना एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, लेकिन मैं मुवाजना करता हूँ। आप अपने टीवी चैनल्स पे किसी को ले आए भारत से,
या उनके टीवी चैनल को देख लें, पाकिस्तानी को चला जाए, जिस रऊनत और जिस फरौनियत से वो पाकिस्तानी के साथ बात करते थे, जी बिल्कुल। और जो उनका रवैया होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यार ये चीज चाइना को भी कह के दिखाओ। जब मैं तजिया करता हूं कि इनका रवैया नेपाल के साथ क्या है, ये किस तरह उसको धमकियां देते हैं, जब इनका मैं रवैया देखता हूं बांग्लादेश के खिलाफ या किसी हद तक पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का बहुत फजल है कि वो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान नेपाल या बांग्लादेश नहीं है, लेकिन जब मैं वो रवैया देखता हूँ और फिर जब मैंने आज ये इनका चाइना वाला देखा, यकीन करें कमल, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इनसे ज्यादा बुज़दिल और घटिया कौम ही कोई। जी बिल्कुल, हमेशा बैनर लेके खड़े हैं। हमेशा जो बुज़दिल आदमी है वो अपने से कमजोर के ऊपर आपको गरजता नजर आए, और जो ताकतवर है उसके सामने एक डरे हुए कुत्ते की तरह दोनों टांगों में दुम दबा के खड़ा हो जाए। ये वो उसकी कैफियत होती है, जो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल जो उसका तजिया है वो ये है कि वो हमेशा आपसे, आप अपने से कमतर, अपने से जूनियर, अपने से कमजोर, उसके ऊपर आपको नारे लगाता नजर आएगा, सारी बहादुरी उधर आपको दिखाता नजर आएगा, और वो 56 इंच की छाती यूं सुकड़ती नजर आएगी एकदम से, जैसे ही वो किसी ताकतवर के सामने जाए। बिल्कुल। यूं लगेगा कि 56 इंच की छाती जो वो 6 इंच की रह गई। ये वो बुजदली है जो अंदर से, और आज कुदरत ने बिल्कुल वाजे करके सामने रख दी कि इनको बिल्कुल इनके होम ग्राउंड के ऊपर इनकी गिरफ्त करनी चाहिए। ये बहुत बुज़दिल हैं, इनके अंदर जान नहीं, इन्होंने ये आज दिन तक 1971 वाले ख्वाब में जिंदगी गुजारी, जहाँ इन्होंने जी। बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ उभारा, बगावत कराई उस मुल्क में, और बंगालियों को इस्तेमाल करके तो इन्होंने आज दिन तक बांग्लादेश को इन्होंने अपना महकूम और गुलाम बनाया हुआ है, और आज उनकी एक कॉलोनी के तौर पे है बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान वो नहीं है। हमारा खित्ता उस वक्त हमसे वो 1200 मील दूर था, 2000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला, लेकिन वहां पे थोड़े से लोग थे जो दिफा कर रहे, उसको ये इतनी इतनी बड़ी जीत समझते हैं। और फिर इनके साथ कौन था उस वक्त? सोवियत यूनियन। 20 साल का इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ मुआहदा किया था डिफेंस एंड फ्रेंडशिप का, और वो इनको हर तरह के हथियार, इंफॉर्मेशन, उस जमाने में सैटेलाइट इंफॉर्मेशन बड़ी वैल्यू रखती थी, और चंद मुल्कों के पास सैटेलाइट थे, वो इनको सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में देते थे, इंटेलिजेंस इनको मिल रही थी। तो वो एक वक्त था जब उन्होंने, सोवियत यूनियन ने मुक्ति बानी को भी ट्रेन किया। आज उनकी वीडियो क्लिप्स हैं उनके केजीबी के लोगों की जो आपको इंटरनेट पे मिलती हैं। जी, जी। तो ये उसी वहमो गुमान में, उसी ख्वाब में, उसी सोच में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये होता है एक बेवकूफ कौम का अपना, आप कह लीजिए कि वो जब बुरे अंजाम की तरफ बढ़ रही होती है, तो मोदी दर हकीकत इनका सबसे बड़ा दुश्मन वो है। जी। मैं समझता हूँ कि इनको इस माइंडसेट में लाने वाला कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, ये वो सारा काम करके उन्होंने उसने अपनी कौम के दिमाग खराब कर दिया, और उनको एक ऐसे सांचे में ढाल दिया जहां वो कुछ है नहीं जो अपने आप को वो समझना शुरू करें। सही। हकीकत चाइना के सामने गए तो हकीकत बाहर आ गई, सामने जी। आ गई कि है क्या। अब उसमें मोदी ने झूठ बोले हैं, और सबसे बड़े मुजरिम जो हैं झूठ में साथ, वो इनके एयरफोर्स के चीफ, इनके आर्मी के चीफ, जिन्होंने मोदी के सियासी मकासद के लिए उन झूठ का साथ दिया। पहला झूठ सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने बोली। सर्जिकल स्ट्राइक जो थी, उस नाम की कोई चीज हुई ही नहीं। वो ड्रामा दिखाया, और इनके आर्मी चीफ वगैरह ने उसमें मोदी की सियासत बचाने के लिए झूठ का साथ दिया, क्योंकि कौम मुतालबा कर रही थी कि जनाब उड़ी का वाकया हुआ इतना बड़ा, तो आप जी, जी। पाकिस्तान को सबक सिखाएं। तो इन्होंने उससे जान छुड़ाने के लिए, मोदी ने अपना पॉलिटिकल प्रेशर अपने पे कम करने के लिए ये काम कर दिया, झूठ बोला। फिर बालाकोट का वाकया हुआ, और बालाकोट में आपको पता है कि वहां पे ये टारगेट तक गए ही नहीं। जब हमारे जहाजों ने इनकी तरफ रुख किया है तो ये रास्ते में अपने बॉम्ब फेंक के तो भाग गए वहां ऐसा ही। से, लेकिन अपनी कौम को जाके झूठ बोला, और एयर चीफ उस झूठ में शामिल है
कि हमने इनके इतने मार, फिर उन्होंने झूठ बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए। वो इंटरनेशनल जितने भी सारे कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं गिराए, F-16 कोई नहीं गिरा पाकिस्तान का कोई जहाज भी नहीं गिरा। तो ये अपनी कौम को झूठ बोलने में मोदी साहब के साथ शामिल हैं। फिर ये कि जितने भी वहां पे पठानकोट हुआ, इन्होंने उड़ी करवाया, पुलवामा हुआ, ये सब इन्होंने सियासी मफाद के लिए इनके इंटेलिजेंस ने कराए, जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी इस्तेमाल किए जिनको ये अफगानिस्तान से लेके गए। तो इन हालात में कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां हमें सच्चाई नजर आए, लेकिन इनके अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त उनके कान को सुनना चाहते हैं, वो सच्चाई को ढूंढते ही नहीं कोई, बल्कि उनके इंटेलेक्चुअल वो तक सच्चाई को नहीं ढूंढना चाहते, उसकी कोई नहीं लगाना चाहते, क्योंकि अगर वो सच्चाई तक पहुंचे तो वो उस खुशफहमी से बाहर आ जाएंगे जिसमें वो जीना चाहते हैं, जिसमें वो रहना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान कर। ये खुशफहमी उनके लिए एक मोदी के लिए उसकी सियासी जिंदगी के लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर है कि वो सियासी तौर पर जिंदा रहता है इस चीज की वजह से। और कौम जो है उसकी नफ्सियात वो समझ चुका है कि ये इतने बेवकूफ हैं, इतने घामड़ हैं ये, कि ये इस तरह की खुशफहमी में रहना चाहते हैं, इनको ये बातें सुनाते रहो